हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। कहानी अब तक ऋषभ घिरा की तरफ देख बोला, छोटे ये अड़ी टेढ़ी चीजें नहीं, करोड़ों की पेंटिंग है। घिरा ऋषभ की बात सुन आंखें बड़ी कर कभी उन पेंटिंग को देखता तो कभी ऋषभ को। ऋषभ उसे ऐसा करता देख बोला, अगर तुझे भरोसा नहीं हो रहा तो डैनियल से पूछ ले। घिरा डैनियल की तरफ मुड़ा ही था कि डैनियल ने हाँ में सर हिला दिया। घिरा को यकीन हो गया था, तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वो बोला, भाऊ हम यहाँ सोएंगे कैसे? ऋषभ बोला, 1 मिनट। फिर वो एक गेट के पास ले गया और उसे खोला और बोला, यहाँ पर। घिरा और डैनियल ने अंदर देखा तो अंदर एक लग्जरियस बेडरूम था जो कि पूरी गोल्डन थीम में डिजाइन था। अब आगे घिरा ऋषभ को देख बोला, भाव तेरे ये कैसे शौक है, जहां देखो गोल्ड की थीम वाली चीजें रखता है? ऋषभ घिरा की बात सुन हंसने लगा और बोला, छोटे अभी तूने अभी कुछ नहीं देखा, जिस दिन तूने मेरी गोल्ड की कलेक्शन देखी तो पागल हो जाएगा। घिरा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तू बहुत अमीर है, अब बार बार मत जाता। ऋषभ बोला, ठीक है भाई, चल अब सारा सामान यहाँ लेकर आ और सेट कर दे। घिरा ने हाँ में सर हिलाया और बाहर सारा सामान लेने चला गया। उसके जाने के बाद डैनियल ऋषभ से बोला, सर आपको सच में यही रहना है? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। डैनियल बोला, ठीक है सर, पर ध्यान रखना कि किसी को आपके आने जाने के रास्ते के बारे में पता ना चले, क्योंकि विवान की नज़र हमेशा आप पर ही रहने वाली है। ऋषभ हम में जवाब देते हुए बोला, अब तुम भी घर जाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी पूरी रात खराब कर दी है, अब मैं पूरा दिन नहीं खराब करना चाहता, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। डैनियल ने अपनी वॉच में टीएम देखा और बोला, ठीक है सर, मैं वापस जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी जरूरत है तो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और वापस बाहर जाने लगा। डैनियल भी उसके पीछे पीछे बाहर चल दिया। डैनियल ने ऋषभ से परमिशन ली और बाहर चला गया। वहीं ऋषभ वहां की सारी चीजों को छू छू कर अपनी पुरानी यादों कर याद कर रहा था। वो अभी यादों में खोया ही था कि उसका फोन बजा। ऋषभ एक झटके से होश में आया और अपना फोन पिक किया। वो इधर से कुछ बोलता उससे पहले ही उधर से डैनियल बोला, सर घेरा को आपने सामान लाने को बोला था न? ऋषभ ने हाँ में जवाब दिया। डैनियल बोला, पर सर घेरा तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा, अपनी कार तो लॉक ही है और आपका सामान भी गाड़ी में ही है। ऋषभ थोड़ा परेशान होते हुए मन में बोला, घेरा कहाँ जा सकता है? तभी उसे याद आया कि घेरा को तो जंगल में डर लग रहा था। वो डैनियल को बोला, तुम वहीं रुको, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। इतना बोल के उसने फोन काट दिया और घेरा को फोन लगाया, पर कई बार लगाने के बाद भी उसका फोन नहीं लगा। ऋषभ को उसकी टेंशन होने लगी। वो उसे ढूंढने निकल गया। काफी देर ढूंढने के बाद भी घेरा जब नहीं मिला, ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि घेरा आखिर गया तो गया कहाँ। तभी उसे एक कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ घेरा दिखा, जो आपने पैरों में सर छुपाकर सुबक रहा था। ऋषभ उसके पास गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, छोटे घेरा। ऋषभ की आवाज सुन अपना सर ऊपर कर देखा और एक झटके से उससे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। ऋषभ उसे शांत करते हुए बोला, छोटे शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। घेरा रोते हुए ही बोला, भाव तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुझे पता है न मैं जंगल से डरता हूँ। ऋषभ उसे शांत कराते हुए बोला, छोटे मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद घेरा शांत हुआ। ऋषभ उसे अलग करते हुए बोला, छोटे चल अब ये सब छोड़, चल के सामान लेट है। घेरा ने भी हाँ में सर हिलाया और उसके साथ बाहर निकल आया। बाहर डैनियल अभी भी खड़े होकर दोनों का वेट ही कर रहा था। ऋषभ उसके पास आया और बोला, तुम जा सकते हो। डैनियल ने एक बार घेरा को देखा, फिर कार में बैठ निकल गया। ऋषभ भी उसके जाने के बाद अपनी कार से दोनों का सामान लिया और अंदर चले गया। वहीं कुछ दूर जाके डैनियल ने अपनी कार रोकी और अपना फोन निकाल किसी को सब कुछ बताने लगा। सब सुनकर उधर से कुछ कहा गया। डैनियल ने सब सुनो के मेम बोल के फोन काट दिया। मल्होत्रा मेंशन। नैना आपने कमरे में बैठी किसी से बातें कर रही थी। वो जैसे ही कॉल कट कर पीछे मुड़ी, उसकी नजारा सामने खड़ी नायरा पर गई जो उसे घूर रही थी। नैना जल्दी से अपना सब सामान सेट कर नायरा के पास आ अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, मोम आप यहाँ कैसे? आप तो सो रही थी। नायरा नैना के हाथ से उसका फोन लेते हुए बोली, ये अब से मेरे पास रहेगा, तुम अभी इसका इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो। ये नैना को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मोम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो बोली, मोम पर हुआ क्या है जो आप मुझसे ऐसे मेरा फोन ले रही हो? नायरा बोली, तुम अभी किससे बात कर रही थी? नैना बोली, आपने एम्प्लॉय से। नायरा बोली, वो मैं जानती हूँ, पर तुम्हें पता है एक मैड ने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। वो तो अच्छा है, वो किसी और के पास जाने के बजाय मेरे पास आई। नैना को समझ आया कि उसकी मोम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। नैना नायरा को मानते हुए बोली, ओ मेरी पायरी ममा, गलती हो गई मुझसे, इस बार वापस कर दो, अलगी बार से ध्यान दूंगी। नायरा ने पहले तो कई बार देने से साफ मना कर दिया, पर नैना के कई बार मानने पर उसने हार मानकर फोन वापस कर दिया। नैना ने अपना फोन लिया और किसी को कुछ मैसेज करके रख दिया। नायरा भी वहां से अपने कमरे में जाके सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। इतनों दिनों में ऋषभ को सब कुछ याद आ चुका था। उसने याद आने के साथ ही विवान को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। वही विवान दिल्ली वापस आ चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी माँ के पास ऋषभ नहीं, तो उसने अपनी माँ को थोड़ा बहुत धमकाया और खुद उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा दिए। दूसरी तरफ नैना ने ऋषभ को सब कुछ बताने की प्लानिंग कर ली थी। उसने डैनियल की मदद से ऋषभ को अपनी कंपनी के इवेंट में आने का इन्विटेशन दिया था।
पहले तो ऋषभ ने अने से माना कर दिया क्योंकि उससे वो एक्सपोज हो सकता था, पर डैनियल के कई बार समझाने से वो जाने को रेडी हो गया। और दूसरा रीजन ये भी था कि ऋषभ ये जानना चाहता था कि आखिर उस कंपनी का ओनर कौन है। इवेंट डे। आज इंडिया की सबसे बड़ी डिजाइन कंपनी दिल्ली में भी अपना ऑफिस खोल रही थी। इसी खुशी में उसने सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनविटेशन दिया। ऋषभ के जैसे ही सब भी ये जानने को बड़े एक्सीडेंट थे कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है कौन, क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये कंपनी कौन चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कंपनी सिर्फ 6 महीने में ही इतनी बड़ी हुई, उससे पहले तो इसका नमो निशान तक नहीं था। इवेंट नाइट। दिल्ली के लाजपत नगर के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। वही बिल्डिंग के बाहर न्यूज रिपोर्टर का जमावड़ा था। सभी रिपोर्टर आ रहे गेस्ट की तस्वीरें ले रहे थे और कुछ ना कुछ सवाल कर रहे थे। तभी बिल्डिंग के सामने एक गोल्ड रोल्स रॉयस आके रुकी। उस कार को देखते हैं वहां पर खड़े सभी लोगों के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ पड़ी। ये खौफ इसलिए नहीं था कि कार से विमान उतरा, बल्कि खौफ उस कार का था क्योंकि ये कार सीधा यमराज के आने का इशारा था। सब ये बात बखूबी जानते थे कि अगर आर के ये कार कभी ऐसी पार्टियों में लाया तो कोई ना कोई उस पार्टी में यमराज को प्यारा जरूर होता है। विवान को देखकर सभी के अंदर से वो खौफ हल्का काम हो गया। सबने विवान से भी थोड़े बहुत सवाल जवाब किए, पर विवान ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर चले गया। वो सीधा अंदर जाए एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी नजारा पूरी बिल्डिंग में किसी को ढूंढ रही थी। वहीं बाहर बिल्डिंग के सामने आके एक लंबोर्गिनी आके रुकी। उस कार को देखते ही लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो मॉडल है जो अभी लॉन्च तक नहीं हुआ। तभी उस कार का गेट खुला। उसमें से एक 25-26 का लड़का 3 पीस पहन नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एकदम आर के जैसा ही मास्क था। उसे देखकर अचानक से वहां के माहौल में ठंडक आ गई। उस आदमी के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा देखकर वहां खड़े जितने भी लोग थे सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं ये आर के तो नहीं है न, पर सब ये बात भी जानते थे कि आर के अब जिंदा नहीं है। तभी दूसरी साइड से एक 15-16 साल का लड़का निकला और इतने सारे रिपोर्टर को देख उस आदमी से बोला, भाव यहाँ क्या कर रहा है, अंदर चलना। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ अंदर जाने लगा। वहां खड़े किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोककर कुछ पूछ सके। वही घेरा को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। वो ऋषभ से धीरे से बोला, भाव अभी तो ये सभी से मधुमक्खी की तरह चिपक रहे थे, तेरे को देखते ही क्या हो गया। ऋषभ घेरा की बात सुन डेविल स्माइल करने लग और बोला, छोटे तू नहीं समझेगा, अब अंदर चल। दोनों सीधा पार्टी हॉल में गए और एक कोने में जाके खड़े हो गए। वही टॉप फ्लोर पर बैठी नैना अपनी लैपटॉप में सब देख रही थी और स्माइल कर रही थी। वो मन में बोली, डैड आपकी पावर आपके पैसे नहीं बल्कि आपके ऑरा से है जो मैंने आज देख ली। वही बगल में खड़ा डैनियल बोला, मैम आगे क्या करना है। नैना अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोली, करना क्या है, डैड को ऊपर मेरे केबिन में लेकर आओ। डैनियल ने ठीक है बोला और ऋषभ को नीचे बुलाने चला गया। वही नीचे एक दूसरे से अनजान एक कोने में ऋषभ और एक कोने में विवान अपनी अपनी वाइन पी रहे थे। वही ऋषभ की नजर तो सिर्फ उस ओनर को ढूंढ रही थी, वही विवान आसपास खड़ी लड़की को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहा था। बहुत देर होने के बाद भी जब उसे ओनर के बारे में कुछ नहीं पता नहीं चला तो उसे लगा यहाँ रुकना बेकार है, तो वो पार्टी के जाने के लिए मोड़ा है था। तभी उसकी नजारा घेरा पे गई जो अपने हाथ में वाइन की गिलास ले घुमा रहा था। ऋषभ जल्दी से उसके पास गया और वाइन की गिलास छीनते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, छोटे ये क्या कर रहा है। घेरा कुछ बोलने ही वाला था कि ऋषभ दोबारा बोला, तुझे ये सब छूने को किसने बोला, तुझे पता है ना इस सब कितनी बुकार चीजें हैं। घेरा बिना वाजह के डांट सुन बोला, भाव मेरी भी तो सुन ले, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तू तो बिना सुने बोले जा रहा है। ऋषभ थोड़ा रूड टोन में ही बोला, बोल क्या सफाई देना चाहता है। घेरा बोलना शुरू किया है था कि डैनियल ऋषभ के पीछे खड़ा हो बोला, गुड इवनिंग सर। ऋषभ जानी पहचानी आवाज सुन पीछे मुड़ा और डैनियल को यहाँ देख थोड़ा हैरान हो गया। ऋषभ बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैनियल स्माइल करते हुए बोला, सर ये कंपनी मेरे बॉस की है। ऋषभ डैनियल की बात सुन थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, तुझे पता है ना मुझे विवान से कितनी नफरत है और तूने उसी की कंपनी में मुझे इनवाइट किया। डैनियल ऋषभ को समझते हुए बोला, सर आप गलत समझ रहे हैं, ये कंपनी विवान की नहीं है। ऋषभ कंफ्यूज हो बोला, उसकी नहीं है तो तेरा दूसरा बॉस कौन है। डैनियल बोला, सर मैं उन्हीं से मिलवाने के लिए आपको बुलाने आया हूँ। ऋषभ अब थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है चलो फिर। वही घिरा ऋषभ की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, एक तो बिना बात के सुनाता है ऊपर से बात भी नहीं सुनता। ऋषभ ने घेरा की बात सुन ली और बोला, अभी साथ चल, बाद में इस बारे में बात करते हैं। घेरा ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और ऋषभ के साथ चल दिया। डैनियल ऋषभ और घेरा को सीधे ऊपर लेकर गया और केबिन के सामने खड़ा हो नोक किया। अंदर से कमिंग बोला गया। डैनियल दोनों को अंदर लेकर गया और टेबल के सामने खड़ा हो गया। सामने कोई अपनी चेयर दूसरी तरफ मोड़कर बैठा हुआ था। ऋषभ इधर उधर घूमकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में प्यारी से आवाज पड़ी, डैडी आप आ गए। इतना बोलते हुए नैना ऋषभ की तरफ मुड़ी। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने छोटी सी बच्ची मुझे डैडी क्यों बोल रही है। ऋषभ डैनियल से बोला, डैनियल ये कौन और मुझे डैडी क्यों बोल रही है। डैनियल स्माइल करते हुए बोला, सर शी इज योर डॉटर एंड सो ऑफ द एनआर डिजाइन्स। ऋषभ को डैनियल की बातें समझ नहीं आ रहा थी। वो बोला, डैनियल ये क्या मजाक कर रहा है, ये सामने बैठी बच्ची मेरी बेटी है, बट कैसे, मेरी वाइफ और बच्चा तो मारे जा चुके हैं और ये इतनी छोटी सी बच्ची एनआर डिजाइन्स की सीईओ है।
डैनियल बोला जी सर ये सच है, ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा वो कैसे है इस बच्ची का पिता हो सकता है। नैना ऋषभ को इतना परेशान देख अपनी चेयर से उतरी और ऋषभ के पास आई और आपने छोटे छोटे हाथों से उसके हाथ को पकड़ सोफे के पास ले गई और बैठने का इशारा किया। ऋषभ चुपचाप बैठ गया। नैना ने ऋषभ से बोला डैड आप मेरी आंखों में देखकर ये बोलिए कि मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। ऋषभ नैना की नीली आंखों में देखने लगा, उसकी आंखों में भी वही कसीस थी कि अवनी की आंखों में थी। ऋषभ को अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि ये उसकी बेटी है। ऋषभ डैनियल से बोला डैनियल मुझे सब कुछ जानना है, ये सब कैसे और मुझे क्यों नहीं बताया गया। डैनियल ऋषभ से सर झुका बोला सर मुझे ये सब छुपाने के लिए मैम ने ही बोला था कि जब तक आपको सब कुछ याद ना आ जाए तब तक मैं आपको कुछ ना बताऊं। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और बोला ठीक है पर मुझे ये जानना है जब अवनी की मौत हो गई थी तो नैना कैसे। इसका जवाब नैना ने दिया डैड मैं आपको सब कुछ बताऊंगी पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऋषभ ने हाँ व सर हिलाया। नैना ने डैनियल से टैब लाने को बोला। डैनियल ने नैना को टैब दिया। नैना ने एक वीडियो प्ले की और ऋषभ को दे दी। ऋषभ ने एक बार डैनियल को देखा और फिर नैना को देख वीडियो प्ले कर दी। जैसे जैसी वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऋषभ की आंखें बड़ी हो रही थी। आगे पूरी वीडियो देखने के बाद ऋषभ डैनियल को देख बोला क्या ये सच है, अगर सच है तो अवनी अभी कहाँ है। असल में वीडियो में ऋषभ को गोली लगने का बाद का सब कुछ था कि किसे विवान ने अवनी को गोली मारी और फिर सबके जाने के बाद जब डैनियल ऋषभ को चेक करने आया था उस वक्त अवनी और ऋषभ दोनों ही जिंदा थे। फिर डैनियल ने किसी तरह दोनों को वहां से बाहर निकलवाया। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। डैनियल ऋषभ की बात सुन अपना सर नीचे झुका लिया। ऋषभ को जब डैनियल से कोई जवाब नहीं मिला तो वो नैना की तरफ देख कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे फील हुआ नैना अभी छोटी है, उसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा। ऊपर से अगर उसकी माँ का जिक्र होगा तो शायद उसे अच्छा ना लगे। ऋषभ आपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में नैना की उदासी भरी आवाज पड़ी मोम इस दुनिया में नहीं है। ऋषभ ने जैसे ही नैना की उदासी भरी आवाज सुनी उसके दिल में एक अलग सा ही दर्द उठा। उसने तुरंत नैना को अपनी गोद में ले लिया और गले लगाते हुए बोला बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, पापा है ना। नैना को पहली बार सच में लग रहा था कि वो अपने डैड के साथ है। हालांकि कि विवान भी नैना से बहुत प्यार करता था पर नैना ये बात जानती थी कि जब विवान को ये पता चलेगा कि मैं उनकी नहीं उनके दोस्त की बेटी हूँ तो वो पक्का मुझसे प्यार नहीं करते या फिर हो सकता था जान से ही मार देते। नैना ऋषभ के गले में अपने हाथों को लपेटे चुपचाप ऋषभ के गले लगी रही। वही ऋषभ को भी नैना के पास रहने से बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे नैना अवनी के होने का एहसास करा रही थी। अवनी ने भले ऋषभ के साथ धोखा किया था पर ऋषभ अवनी से सच्चा प्यार करता था, शायद इसलिए लिए इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी ऋषभ अभी भी अवनी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद ऋषभ नैना से दूर हुआ और बोला बेटा आप इतनी छोटी होके भी इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला लेती हो। नैना बड़े एटीट्यूड के साथ बोली डैडी जब आप पिछले जनरेशन होके भी 10 की उम्र में कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो मैं तो इस जनरेशन की हूँ तो इतना तो बनता है। ऋषभ नैना की बड़ी बड़ी बातें सुन उसकी नाक खींचते हुए बोला हर सवाल का जवाब होता है न तुम पर। नैना ने बड़ी ही मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। ऋषभ स्माइल करने लगा और बोला अच्छा बेटा तुम अब घिरा भैया के साथ जाओ, मुझे डैनियल से कुछ बात करनी है। नैना ऋषभ को माना करते हुए बोली मैं नहीं जाने वाली, मुझे भी आपके डिस्कशन कर बीच में बैठना है। ऋषभ बोला बेटा जिद नहीं करते, ये आपके काम की बात नहीं है। तभी ऋषभ की बात काटते हुए डैनियल बोला सर आपको जो भी बात करनी है मेम के सामने कर सकते हैं, मेम ऑलरेडी आपके बारे में सब कुछ जानती है। ऋषभ डैनियल की बात सुन आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो बोला ठीक है डैनियल मुझे सब कुछ जानना है, आखिर अवनी जिंदा कैसे, बच्ची कैसे, मैं जिंदा हूँ और नैना कैसे विवान के पास पहुंची, सब कुछ मतलब सब कुछ। डैनियल ने हाँ में सर हिलाया और नैना की तरफ देखा। नैना ने सब बताने का इशारा कर दिया। डैनियल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया फ्लैशबैक। विवान के जाने के बाद डैनियल किसी तरह वहां पहुंचा क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ऋषभ के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब डैनियल वहां पहुंचा तो ऋषभ और अवनी को विवान के आदमी लेकर जा रहे थे। डैनियल ने उन पर हमला कर दोनों को बच्चा लिया। फिर उसने दोनों को चेक किया तो पता की सांसें चल रही थी। डैनियल ने अपने कुछ खास लोगों को बुलाया और अवनी और ऋषभ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी विवान के लोगों ने इन सब पर हमला कर दिया जिससे ये लोग हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ऋषभ जिस वेन में था वो उनके कब्जे में आ गई। डैनियल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ऋषभ को बचाया जाए। तभी उसकी नजर अवनी पर पड़ी जिसकी भी हालत नाजुक थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने कुछ आदमियों को अवनी को हॉस्पिटल ले जाने का बोल के ऋषभ को बचाने के लिए उतर गया। डैनियल को अभी तक इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अवनी ने क्या किया है। वो तो बस अवनी की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसकी लेडी बॉस थी। डैनियल जब ऋषभ को बचाने के लिए उसकी वेन के पास पहुंचा तो पूरी वेन खाली थी, ना तो उसके आदमी थे ना ही विवान के। उसने इधर उधर चेक किया पर नहीं मिला। डैनियल ने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अवनी के पास निकला गया और कुछ आदमियों को ऋषभ को ढूंढने के लिए लगा दिया। हॉस्पिटल में अवनी का ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वही बाहर खड़ा डैनियल परेशान हो रहा था कि वो क्या करे, कैसे ऋषभ को ढूंढे। तभी अवनी के रूम से डॉक्टर बाहर निकला। डैनियल डॉक्टर को देख सीधा उसके पास गया और पूछा सर अब मेम की कंडीशन कैसी है और बच्चा ठीक तो है ना। डॉक्टर डैनियल को देख बोला सर आप इतना परेशान मत होइए, मेम अब डेंजर जोन से बाहर है, उसका बेबी भी ठीक है बट उन्हें 48 घंटों तक अभी होश नहीं आने वाला, जब तक आप उनको बस देख सकते हैं।
इतना बोल के डॉक्टर वहां से चला गया। डैनियल ने अवनी को सही सलामत सुन एक गहरी सांस ली और ऊपर वाले का शुक्रिया किया। फिर अपना फोन निकाल ऋषभ की खबर ली, पर अभी भी उसको वही सुनने को मिला कि ऋषभ का कुछ पता नहीं लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। डैनियल ने विवान को पता नहीं लगने दिया कि अवनी जिंदा है। उसने कुछ दिन बाद अवनी सही हो गई तो डैनियल अवनी को विवान से छुपाकर अपने घर लेकर आया। अवनी धीरे धीरे सही हो रही थी। उसने कई बार डैनियल से ऋषभ के बारे में कई बार पूछा, पर डैनियल हर बार एक ही जवाब देता। जब ऋषभ का कुछ पता नहीं लगा तो डैनियल को बहुत अजीब लगा कि आखिर ऋषभ गायब कहाँ हो गया, और उसे अभी तक ये रीजन समझ नहीं आया था कि विवान ने अवनी पर हमला क्यों किया। आखिर एक दिन डैनियल ने अवनी से पूछ ही लिया। पहले तो अवनी ने बातों को घुमाने की कोशिश की, पर जब डैनियल नहीं माना तो उसे हार मन के उसने ऋषभ के साथ क्या गेम खेला था सब कुछ बता दिया। सब जानने के बाद डैनियल को अवनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी उसे जान से मार दे, पर ऋषभ की जान अवनी में बसती थी और दूसरा अवनी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने अवनी को हाथ पकड़ घसीटते हुए बाहर लगा और घर से निकल दिया। अवनी रोती रही, चिल्लाती रही, पर डैनियल ने उसकी एक नहीं सुनी। हार मन के अवनी ने वो भी बोल दिया जो कि डैनियल से ये बात छुपाई थी कि अवनी ऋषभ के बच्चे की ही मां बनने वाली है। डैनियल को अवनी के मुंह पर गेट बंद करने ही जा रहा था। वो अवनी को गुस्से से बोला, देखो मिस लेडी बॉस, सॉरी मिस धोखेबाज, मैं अब आपके झांसे में नहीं आने वाला, आप यहाँ से जा सकती है। अवनी को यकीन हो गया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही डीएनए रिपोर्ट बनवा ली थी। वो डैनियल को देखते हुए बोली, ये लो तुम खुद ही पढ़ लो। डैनियल ने जब सब कुछ पढ़ा तब उसे भी हल्का यकीन हो गया, पर वो इतनी आसानी से अवनी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो बोला, मैं एक ही शर्त पे मानूंगा कि ये बच्चा बॉस का, मैं तुम्हारा दोबारा डीएनए टेस्ट कराऊंगा। अवनी ने मंजूरी दे दी। डैनियल ने अवनी को अंदर आने दिया और तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने शाम तक ही रिपोर्ट बना के दे दी। डैनियल ने जब रिपोर्ट दोबारा पढ़ी तो अवनी जो बोल रही थी वही निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। उसने अवनी से सब कुछ पूछा, तब अवनी ने बताया कि लास्ट बार गलती से ऋषभ की ड्रिंक उसने पी ली थी, जिसकी वजह से ऋषभ ने अवनी को प्रेग्नेंट कर दिया। ये बात वो विवान को नहीं बता सकती थी, इसलिए ऐसा दिखाया कि ये बच्चा विवान का है। डैनियल को अवनी की करतूतें सुनकर उस पे बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अभी उसके पेट में उसके बॉस की निशानी है जो उसे अब संभाल कर रखनी होगी। डैनियल ने अवनी को सीधे बोल दिया वो उसे एक ही शर्त पर यहाँ रहने देगा और जिंदगी भर विवान से प्रोटेक्शन देगा। उसे अपने बच्चे को डैनियल के हवाले करना होगा। ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी गलती मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब ऋषभ के बच्चे को पालेगी। पर डैनियल इस बात पर राजी नहीं हुआ। हार मन के अवनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ गया कि पैदा होने के 6 महीने बाद अवनी का उसके बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। पर डिलीवरी के वक्त अवनी की मौत हो गई, इसलिए तब से अब तब नैना की पूरी देखरेख डैनियल और नायरा करते हैं। फ्लैशबैक एंड। ऋषभ को अवनी की करतूतें सुन बहुत गुस्सा आ रही थी। वो उसे गुस्सा अवनी पर नहीं खुद पर आ रही थी कि उसने ऐसी लड़की से क्यों प्यार किया। तभी ऋषभ को कुछ याद आया और बोला, ये नायरा कौन है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ तुमने तो कभी शादी नहीं की। डैनियल बोला, जी सर मैंने कभी शादी नहीं की, ये बात सच है। ऋषभ बोला, तो फिर नायरा कौन है। डैनियल बोला, सर नायरा अवनी की नर्स थी जो अवनी का ध्यान रखती थी जब वो प्रेग्नेंट थी और अब वो विवान की वाइफ है। ऋषभ डैनियल की बात सुन थोड़ा हैरान होटल हुए, बोला मतलब नैना विवान के साथ रहती है, वो कुछ करता भी नहीं। डैनियल बोला, सर करेगे कैसे, उन्हें तो ये लगता है कि नैना उनकी बेटी है। ऋषभ बोला, मतलब क्या है तुम्हारा, उसे ऐसा क्यों लगता है कि नैना उसकी बेटी है। डैनियल बोला, बॉस जब नायरा की डिलीवरी हुई थी ना तब उसका बच्चा मारा हुआ पैदा हुआ था। तब उसने मुझे ये बोला कि नैना को उसकी जगह में रख दूं जिससे वो नैना के साथ भी रह पाएगी और साथ में विवान को ये भी नहीं पता चलेगा कि नैना उसकी नहीं बल्कि आपकी बेटी है। आगे ऋषभ डैनियल की बातें सुन बोला, तो इसका मतलब है विवान जिसको अपनी बेटी समझता है असल में वो मेरी बेटी है। डैनियल ने हाँ में सर हिलाया। ऋषभ ने एक नजर नैना को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर देना, जब तुम्हें अपने माँ बाप की जरूरत थी तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था। नैना ऋषभ के हाथों को अपने नन्हे नन्हे हाथों में लेते हुए बोली, डैड आप माफी क्यों मांग रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मोम की थी जो हीरे को पहचान नहीं पाए। ऋषभ को अवनी का जिक्र सुन फिर से वो सारी बातें याद आने लगी जो अवनी ने ऋषभ के साथ किया। ऋषभ बोला, बेटा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इतनी छोटी सी हो और इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रही हो। नैना थोड़े एटीट्यूड के साथ बोली, मेरे अंदर आपका ही खून है तो मैं क्यों नहीं इतनी बड़ी कंपनी चला सकती। ऋषभ नैना की बातें सुन उस पर गर्व महसूस हो रहा था कि नैना उसकी बेटी है। वो लोग अपने में बात ही कर रहे थे कि किसी ने रूम का गेट नॉक किया। नैना ने डैनियल से चेक करने का इशारा किया। डैनियल गेट के पास गया और चेक कर नैना से बोला, मेम नायरा मेम है। नैना ने थोड़ा सोचा कि नायरा को अंदर लाना चाहिए या नहीं, तभी उसका ध्यान ऋषभ पर गया जो नैना को ही देख रहा था। नैना के दिमाग में एक आइडिया सूझा। वो बोली, डैड आप मोम से नहीं मिलना चाहोगे। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, मैं जरूर मिलूंगा। नैना ने ऋषभ की बात सुन डैनियल को इशारा जर दिया। डैनियल ने जाके गेट खोला। गेट खुलते ही नायरा ब्लू शादी पहने अंदर आने आ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर नैना पे पड़ी। वो जल्दी से उसके पास गई और घुटनों पर बैठा नैना को गले लगा, बोली, बेटा आप यहाँ क्यों आए, मैंने मना किया था ना।
नैना अपनी मोम को समझते हुए बोली, मम्मा आज मेरे न्यू शोरूम की ओपनिंग है तो मेरा आना बहुत जरूरी था। नायरा नैना से अलग हो बोली, बेटा मैं जानती हूँ ये कंपनी आपके लिए कितनी जरूरी है, पर आप ये बात जानती है ना कि आज आपके डैड भी यहाँ आए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नैना नायरा के गालों को खींचते हुए बोली, मोम आप बिन बात की फिक्र कर रही हो, जब तक मैं ना चाहूँ किसको को मेरे यहाँ रहने या ना रहने की खबर तक नहीं मिलेगी। नायरा मुंह बना बोली, हाँ हाँ जानती हूँ कितनी बड़ी तोप है तू। वो दोनों अपने में बात कर रहे थे, वही बगल में बैठा ऋषभ कब से नायरा को देखे जा रहा था। नायरा भी दिखने में अवनी से काम नहीं थी, गोरा रंग, काली बड़ी आंखें, होठों पर हल्की की लिपस्टिक उसे किसी आपसा से काम नहीं बना रही थी। दोनों अपने में बात कर रहे थे, तभी नायरा की नजर ऋषभ से मिली। ऋषभ को देखकर नायरा को अजीब सा ही फील हुआ। वो नैना से धीरे से बोली, ये कौन है। नैना ऋषभ पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये मेरे डैड है। नायरा नैना के मुंह से डैड शब्द सुन तुरंत खड़ी हो गई और ऋषभ के आगे सर झुका बोली, सॉरी सर मुझे नहीं पता था कि आप यार के, वरना मैं आपके सामने कभी ऐसे नहीं बैठती। ऋषभ को नायरा का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वो डैनियल को देख इशारे से पूछा, ये क्या हो रहा है। डैनियल ऋषभ के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला। ऋषभ डैनियल की बातें सुन बोला, अच्छा ये बात है। फिर वो नायरा को देख बोला, मिसेज मेहता आप बैठ सकती हैं। नायरा मनाही करने वाली थी कि नैना ने पकड़कर बैठा लिया। ऋषभ नायरा को देख बोला, मिसेज मेहता आपने मेरे लिए जो भी किया शायद वो कोई नहीं करता। आज के जमाने में अपने मेरी इस प्यारी सी बच्ची को अपनी बच्ची जैसा प्यार दिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नायरा बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये जिंदगी आपकी ही देन है। अगर उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं किसी के बिस्तर पर उसकी भूख मिटा रही होती। ऋषभ बोला, मिसेज मेहता मैंने जो भी किया था वक्त मेरा काम था, पर आपने जो किया वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपका आभार ऐसे तो नहीं चुका सकता, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां आपके लिए खड़ा होगा। नायरा ने ओके सर में जवाब दिया और बोली, सर आप लोग बात कीजिए मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो उठी और बाहर जाने लगी, तभी ऋषभ उसके रोकते हुए बोला, मिसेज मेहता। नायरा अपनी जगह ही रुक गई और ऋषभ की तरफ सांवलिया नजरों से देखने लगी। ऋषभ उसके पास आया और बोला, मिसेज मेहता आपको तो सब कुछ तो पता ही है, विवान ने कैसे मेरा सब कुछ छीना है, मेरी घर, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरी फैमिली, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अब मैं 4 साल बाद उससे सब वापस लेने आया था, पर जब से मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है वो भी आपकी वजह से, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं नहीं चाहता कि जिसने बचपन से मेरी बच्ची का ध्यान रखा उसे मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। मैं विवान के साथ कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे आपको कोई तकलीफ उठानी पड़े। ऋषभ की बात सुन नायरा थोड़ी गुस्से भरे भाव से बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। ये ऋषभ नायरा को गुस्से में देख कंफ्यूज हो बोला, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नायरा ऋषभ से बोली, हाँ सर शायद आपको पता नहीं, पर इतने दिनों से हम सब इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए और हमें विवान के चंगुल से छुड़ाए। आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो करिए। ऋषभ नायरा की बात सुन बोला, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम विवान के चंगुल में कैसे। इसका जवाब नैना ने अपनी क्यूट से आवाज में दिया, डैड असल में मोम विवान को पसंद नहीं करती, विवान ने मोम से जबरदस्ती शादी कर रखी है। मोम विवान को कई बार छोड़कर जाना भी चाहती थी, पर विवान उन्हें हर बार किसी ना किसी चीज से मजबूर करके अपने पास रखता। पहले मोम किसी ना किसी वजह से रहती थी, पर अब जब से मैं उनके साथ रहती हूँ तब से वो मेरे साथ रहने के वजह से उसके साथ रहती है। ऋषभ को सारी बातें समझ आ रही थी और विवान पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। ऋषभ बोला, मिसेज मेहता मेरा मतलब है नायरा, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना कि मैं विवान को खत्म कर दूं। नायरा ने नामे सर हिला दिया। ऋषभ नायरा की बात सुन अंदर से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो हमेशा से ही विवान को खत्म करना चाहता था, पर नायरा ने जो उसके लिए किया है उसकी वजह से उसके हाथ बंधे थे जो अब खुल चुके हैं। ऋषभ अपनी जगह से उठा और बाहर हॉल में विवान को देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, तेरी उल्टी गिनती शुरू, अब तू बस गिनते जा, तेरा अंत नजदीक है। इतना बोल के ऋषभ डेविल स्माइल करने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त बदले की आग दिख रही थी। ऋषभ को यही स्माइल करता देख नैना, नायरा और डैनियल तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ को क्या हुआ है। नैना ऋषभ से बोली, डैड, पर ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना को समझ आ गया था ऋषभ किसी बारे में सोच रहा है। वो उसके पास गई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके हाथों को खींचा। खींचने से ऋषभ होश में आया और अपनी हाथ की तरफ देखा जो नैना पकड़कर खींच रही थी। ऋषभ नीचे घुटनों के बल बैठा और बोला, बेटा क्या हुआ। नैना ऋषभ के गले लग बोली, कुछ नहीं डैड। ऋषभ नैना के ऐसे गले लगने से मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद दोनों अलग हुए। नैना ऋषभ से बोली, डैड मुझे उसके पास वापस नहीं जाना, मुझे डर लगता है, वो बहुत गंदा है। ऋषभ नैना के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा कुछ और दिन की बात है, फिर उसके बाद आप हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगी, पर अभी के लिए फिलहाल तुम्हें अपनी मोम के साथ ही रहना होगा। नैना को भी ये बात पता थी कि वो अभी ऋषभ के साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की और मन गई। ऋषभ ने नैना की कुछ फोटोज ली और नैना और नायरा को घर भिजवा दिया। उनके जाने के बाद ऋषभ फाई से वही खड़ा हो विवान को देखने लगा, पर इस बार विवान वहां नहीं था। ऋषभ सोचने लगा आखिर वो जा कहां सकता है। तभी उसकी नजर एक रूम में जा रही लड़की और लड़के पर पड़ी। ऋषभ उस लड़के को देखते ही समझ गया कि ये विवान ही है। ऋषभ उसे दूसरी लड़की के साथ जाता देख धीरे में बोला, विवान तू कैसा हो गया है, इतनी प्यारी बीवी होने के बाद भी तू दूसरी लड़कियों के साथ। इतना बोलते बोलते वो चुप हो गया। तेरे इतना जुल्म सहने के बाद भी वो बेचारी तेरे साथ रह रही है।
उसको ऐसे धीरे धीरे बोलता देख घिरा, जो कब से वहां पर रखे खाने को खाने में बिजी था, वो ऋषभ के बगल में खड़ा हो उधर देखने लगा जहां ऋषभ देख रहा था। घिरा को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ क्या देख रहा था। वो बोला, भाव तू उधर क्या देख रहा है? ऋषभ बिना घिरा को देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूं कि इंसान कितना बदल जाता है। ऋषभ की बातें घिरा के सर के ऊपर से चली गई। वो बोला, भाव अपने को समझ नहीं आ रहा तू क्या बोलना चाहता? मैं जा रहा हूँ नीचे अपनी पेट पूजा करने, तू अपना काम निपटा कर नीचे आ जाइयो। ऋषभ ने हाँ में मुंडी हिला दी। घिरा वहां से चला गया। वही ऋषभ अभी भी उस गेट को देख रहा था। कुछ देर तक ऋषभ उस गेट को देखता रहा जिसमें अभी विवान घुसा, फिर वापस अपनी जगह पर आके बैठ गया और कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगा दिया। पहली बार में तो किसी ने फोन नहीं उठाया। ऋषभ ने दोबारा फोन किया। इस बार एक आदमी ने फोन उठा, बोला, जो भी है तू बाद में फोन कर। इतना बोल के वो फोन काटने ही जा रहा था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आर के। वो आदमी आर के शब्द सुन ही बर्फ की तरह जम गया। ये शख्स कोई नहीं, विवान था। ऋषभ उसको कुछ ना बोलता देख डेविल स्माइल करने लगा और बोला, भाई कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विवान ऋषभ के दोबारा बोलने से होश में आया और अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए बोला, कैसा है ऋषु, सब बढ़िया है ना? ऋषभ विवान की बात सुन हल्की हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो एकदम ठीक हूँ भाई, पर शायद आप ठीक नहीं लग रहे। ऋषभ की बात सुन विवान सकपका गया और थोड़ा गुस्से से बोला, क्या बक रहा है? तो तुझे पता है ना तू किससे बात कर रहा है? ऋषभ तंज कसते हुए बोला, हाँ भाई मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं न एक गद्दार से बात कर रहा हूँ जो पैसे को लिए अपने आप को तक बेच दे। ऋषभ की बातें सुन विवान को बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। वो गुस्से में बोला, ऋषु तू पिछली बार तो बच गया, इस बार अगर हाथ लगाना तो जिंदा नहीं बचेगा। ऋषभ विवान की धमकी सुन जोर जोर से हंसने लगा, फिर अचानक से रुक अपने दांत पीसते हुए बोला, भाई पहले पकड़ तो ले, फिर देखते हैं कौन किसको छोड़ता है। विवान को ऋषभ की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने दांत पीसते हुए बोला, तू है कहाँ? मैं वही आता हूँ, फिर देखते हैं कौन किसको छोड़ता है। ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए बोला, इतना भी क्या जल्दी है स्वीट हार्ट, थोड़ा सब्र कर, मैं जल्द ही तेरे सामने आऊंगा। अभी के लिए तू अपनी बगल वाली पर फोकस कर। इतना बोल के ऋषभ ने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विवान हेलो हेलो चिल्लाते हुए अपना फोन उठाकर फेंक दिया। वो ऋषभ की बात दोहराते हुए बोला, सब्र कर, मैं जल्दी ही तेरे सामने आऊंगा। अभी तू बगल वाली। उसने इतना ही बोला होगा कि उसे समझ आया कि ऋषभ क्या बोलना चाहता था। उसने अपने बगल में लेती बिना कपड़ों की लड़की को देखा, फिर इधर उधर देखने लगा। वो जल्दी से बेड से उठा और अपने कपड़े पहनते हुए मन में बोला, ऋषभ को कैसे पता मैं अभी क्या कर रहा हूँ? उसने पक्का मेरे ऊपर नजर रखी होंगी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। उसको इतनी जल्दी में कपड़े पहनता देख वो लड़की बोली, बेबी किधर जा रहे हो? मेरा अभी हुआ नहीं है। विवान उस लड़की को देख बोला, तेरा बेबी गया भाड़ में, अभी मुझे जाना है, बहुत जरूरी है। इतना बोलते हुए उसने अपने जूते हाथ में लिए और बाहर की तरफ भाग गया। बाहर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। वो विवान को ऐसे भागता आता देख बोला, बॉस क्या हुआ? विवान वहां से जल्दी से भागते हुए बोला, निकल यहाँ से। विवान की बात मन सभी बॉडीगार्ड उसको कवर कर चलने लगे। वहीं ऊपर खड़ा ऋषभ वाइन के शिप लेते हुए विवान को ऐसे भागता देख डेविल स्माइल कर रहा था। उसके जाने के बाद ऋषभ अपना मास्क लगा नीचे आया और घेरा को ढूंढने लगा। इधर उधर देखने के बाद भी जब वो कहीं नहीं दिखा तो ऋषभ ने उसे फोन किया। 2-3 बार कॉल करने पर भी जब घेरा ने फोन पिक नहीं किया तो ऋषभ को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। वो मन में बोला, अब ये कहाँ चला गया? तभी उसकी नजर कोने में लगे टेबल पर पड़ी जहां पर एक लड़का पूरे टेबल पर रखे डिशेस का खा रहा था। ऋषभ उस लड़के को देखते ही ऋषभ को समझ आ गया था, ये महान कोई और नहीं हमारे प्यारे घेरा वगैरह है। ऋषभ उसके पास गया और बगल वाली चेयर खींचकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर घेरा को देखने लगा। वही घेरा जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन उसे देख रहा है कौन नहीं, वो मस्त दोनों हाथों से खाना खाए जा रहा था, या बोला जाए ठूस रहा था। जब तक घेरा का पेट नहीं भरा तब तक वो लगातार खाता रहा। सब कुछ खाने के बाद वो रुका और अपना हाथ धोते हुए एक जोरदार ढेकार मारी ऋषभ और ऋषभ को देख बोला, भाव क्या खाना था, मजा आ गया। ऋषभ को उसकी नौटंकी देख हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था। वो बोला, अगर अब तेरा हो गया हो तो घरे चले, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। घेरा अपनी घड़ी में देखते हुए बोला, भाव कहाँ, अभी तो सिर्फ 7 ही तो बज रहे हैं। घेरा की बात सुन ऋषभ ने अपनी वॉच दोबारा चेक किया। वो बोला, अबे 10 बज रहे हैं। घेरा अपनी वॉच आगे करते हुए बोला, भाव तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये ले खुद देख ले। ऋषभ ने उसकी वॉच देखी और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, छोटे तेरी गाड़ी बंद हो गई, ध्यान से देख। घेरा ऋषभ की बात सुन अपनी वॉच चेक की तो सच में उसकी घड़ी बंद थी। वो अपनी वॉच को हिलाते हुए बोला, चल जा चल जा। ऋषभ उसकी हरकत देख बोला, अबे छोटे वो कोई टीवी का रिमोट नहीं है जो ऐसे हिलाने पे चलने लगेगा, उसमें नया सेल डलवाना पड़ेगा धुरा। ऋषभ की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, घड़ी पहना भी एक बवाल है। ऋषभ बोला, छोटे ये सब छोड़, जल्दी चल, हम लेट हो रहे हैं। घेरा ने अपना ध्यान घड़ी से हटाया और ऋषभ के साथ बाहर चल दिया। बाहर आके दोनों ने अपनी कार ली और अपने सीक्रेट बेस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ कार में बैठा विवान बड़ी ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। फोन की आवाज से वो वापस प्रेजेंट में आया और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ा। नाम पढ़ते ही उसके माथे पर सिकन की लकीरें आ गई। फिर भी उसने वो फोन पिक किया। फोन पिक होते ही विवान अपनी रूखी आवाज में बोला, क्या हुआ? उधर से नायरा अपनी मीठी आवाज में बड़े प्यार से बोली, मैंने इसलिए फोन किया था कि आप कब तक घर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है।
विवान का दिमाग पहले ही तिनका हुआ था। वो नायरा की बकवास बातें सुनने की उसमें अब हिम्मत नहीं थी। वो वैसे ही रूखे टोन में बोला, मैं आज घर नहीं आने वाला, मुझे जरूरी काम है, तुम सो जाओ। इतना बोल के उसने फोन काट दिया। तभी ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक मारा, जिससे विवान का सर सीधे सामने वाली सीट से टकराया। वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर सामने पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब आगे ड्राइवर विवान से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी बॉस। सामने वो इतना ही बोल पाया होगा कि विवान ने अपने हाथ से उसे चुप करा दिया और बाहर देख बोला, बॉडगार्ड कहाँ है। उसने अभी बोला ही था कि विवान के सभी बॉडगार्ड ने आके उसकी कार को घेर लिया। अपने आसपास बॉडगार्ड देख विवान को थोड़ी शांति मिली। तभी एक बॉडीगार्ड ने विवान का गेट खोला। विवान अपने कपड़ों को सही करते हुए नीचे उतरा और जाके अपनी कार के बोनट पर बैठ गया। उसने एक हाथ पीछे किया। बॉडगार्ड समझ गया था कि विवान को क्या चाहिए। उसने तुरंत सिगार निकाली और उसके उंगलियों के बीच फंसा दी। फिर दूसरे बॉडगार्ड ने आके उसे जला दी। विवान ने एक लंबा सांस लेते हुए बोला, तो डेविड आज यहाँ कैसे? सामने अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा डेविड विवान के सामने आके खड़ा हो गया। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। डेविड विवान की आंखों में देखते हुए बोला, तूने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका खामियाजा तुझे भुगताना ही पड़ेगा। विवान डेविड की बात सुन डेविल स्माइल करने लगा और डरने का ड्रामा करते हुए बोला, डेविड सर ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज सर ऐसा मत करना। इतना बोल के विवान जोर जोर से हंसने लगा। विवान की बचकाना से सामने खड़ा डेविड को अलग ही हंसी आ रही थी। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, विवान तू टेंशन मत ले, तू सच में एक दिन ऐसे ही मेरे सामने भीख मांगेगा। विवान को डेविड की बात पसंद नहीं आया। उसने एक झटके में उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। विवान के पकड़ने की वजह से डेविड को सांस नहीं आ रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, सभी जल्दी से उसके पास आए और विवान से डेविड को छुड़ाने ही जा रहे थे कि विवान के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। विवान ने एक जोरदार धक्के के साथ डेविड को छोड़ दिया। डेविड जाके सीधा नीचे गिरा और जोर जोर से खांसते हुए सांसें लेने लगा। उसके बॉडीगार्ड ने फटाफट गाड़ी से पानी लाया और उसे दिया। डेविड जब नॉर्मल हुआ तो बॉडीगार्ड ने उसे दोबारा खड़ा किया। डेविड फिर विवान के पास गया और आंखों में देखते हुए स्माइल करने लगा। विवान को उसकी स्माइल से अलग से ही चिढ़ मच रही थी। वो बोला, ऐसा मत हंस वरना हंसने के लायक नहीं छोड़ूंगा। डेविड विवान की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, ये नहीं जानना चाहेगा कि मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, चल मैं ही बता देता हूँ, आरके इज बैक। आरके का नाम सुनते ही विवान के तोते उड़ गए कि डेविड को कैसे पता चल गया कि आरके जिंदा है। डेविड विवान को चुपचाप देख बोला, क्या हुआ, सांप सूंघ गया या डर गया कि तेरा आगे क्या होगा? विवान डेविड के बोलने से फिर से गुस्से में आ गया। वो बोला, मैं उससे नहीं डरता, पहले भी वो मारा गया था, इस बार भी वो मारा जाएगा, वो भी मेरे हाथों से। विवान की बात सुन डेविड जोर जोर से हंसने लगा। विवान को समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्या बोल दिया जो डेविड इतना हंस रहा है। डेविड थोड़ी देर में हंसना बंद कर विवान के हाथों को अपने हाथ में ले बोला, मिस्टर मेहता, ही इज अ किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और तू सोच रहा है उसे इतनी आसानी से मार देगा? तूने पहले भी उसे कम आंका था और अब भी। विवान को अपनी बुराई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डेविड के कॉलर को पकड़ दांत पीसते हुए बोला, अबे ओए, तू औकात से ज्यादा बोल रहा है, अब चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना यही जिंदा दफना दूंगा। विवान को परेशान देख डेविड को अलग ही सुकून मिल रहा था। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, मिस्टर मेहता आप छोड़ेंगे तभी ना मैं जाऊंगा। विवान ने उसे छोड़ दिया। डेविड विवान की हालत पर हंसते हुए अपनी कार में बैठ निकल गया। उसके जाने के बाद भी विवान के दिमाग में अभी भी उसी की बातें आ रही थी। सब सोच सोच कर विवान का सरदर्द से फटा जा रहा था। आज शुभ से ही उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले वो ऋषभ, अब ये डेविड। डेविड का नाम मुंह पर आते ही वो अपने मन में बोला, अगर ये बात डेविड को पता है तो मेरे सभी दुश्मनों को भी पता होंगी, और अगर उन्होंने ऋषभ से हाथ मिला लिया तो मैं क्या करूंगा? वो इतना सोचते सोचते ना वह सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुरंत अपनी कार के बोनट से नीचे उतरा और बॉडीगार्ड से बोला, सबके साथ मीटिंग फिक्स कराओ। बॉडीगार्ड ने हाँ में सर हिलाया और विवान के लिए पीछे का गेट खोल दिया। विवान जाके अंदर बैठा और वो सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकला गए। डेविड के कार में डेविड पीछे अपने खास बॉडीगार्ड के साथ बैठा हुआ था। वो बॉडीगार्ड बहुत देर से देख रहा था। डेविड किसी बात से बहुत परेशान है। वो डेविड का मन हल्का करने के लिए बोला, बॉस आप इतना परेशान क्यों है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। डेविड अपने बॉडीगार्ड की तरफ देख बोला, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, बस मैं थोड़ा परेशान इसलिए हूँ कि मुझे आग से हाथ मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर ऋषभ को ये पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो सबसे पहले मुझे ही मारेगा, और अगर मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया तो विवान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बॉडीगार्ड को डेविड की परेशानी समझ आ गई। वो थोड़ा सोचते हुए बोला, बॉस एक तरीका है जिससे आप उससे हाथ भी मिला लोगे और आरके को पता भी नहीं चलेगा कि वो आप है। डेविड बॉडीगार्ड की बात सुन थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो बोला, जल्दी बोल ऐसा क्या तरीका है? बॉडीगार्ड बोला, बॉस एक काम किया जा सकता है, आरके से आप नहीं मैं जाके हाथ मिलाऊंगा और उसे यकीन दिला दूंगा कि विवान से परेशान हो, उससे हाथ मिलाने आया हूँ। डेविड ने थोड़ा सोचा और उसे भी इस वक्त इससे अच्छा आइडिया कोई और लग भी नहीं रहा था। वो ठीक है बोल उसे सब कुछ समझाने लगा कि आरके से कैसे बात करनी है। बॉडीगार्ड को ट्रेनिंग देना जरूरी इसलिए है क्योंकि आरके को 2 मिनट ही लगेगा पता लगाने में कि ये सच में उसकी मदद करेगा या नहीं। ऋषभ की कार में हीरा ने जब से आज पेट भर कर खाया है तब से वो लगातार गैस छोड़े जा रहा था, जिससे गाड़ी में बदबू भर गई थी। ऋषभ को गाड़ी चलाने में दिक्कत होने लगी।
ऋषभ घिरा पे चिल्लाते हुए बोला, गधे इतना कौन खाता है खया, तो खया इतनी गैस कौन छोड़ता है। घिरा एक बार फिर गैस छोड़ते हुए बोला, भाव पता नहीं कैसे इतनी गैस बन रही है। ऋषभ अब बदबू से पागल हो गया था। उसने अपनी कार साइड में रोकी और जल्दी से गाड़ी के बाहर आ फ्रेश हवा ली। वही अंदर बैठा घिरा ऋषभ को फ्रेश हवा लेता देख बाहर निकला और उसके बगल में जाके खड़ा हो गया और फिर एक बार उसने गैस छोड़ दी। ऋषभ को गहरी गहरी ठंडी हवाएं अंदर ले रहा था। अचानक से बदबू आने से उसने अपनी नाक तुरंत बंद की और अपने बगल में देखा तो घिरा खड़ा था। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा डिक्की की तरफ ले गया और डिक्की खोल उसे उसके अंदर पटक। डिक्की खुली ही छोड़ वापस ड्राइविंग सीट पे आके बैठा कर बेस के लिए निकला गया। घिरा कुछ समझ पता उससे पहले ही गाड़ी चल पड़ी। बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप डिक्की में बैठ गया। मेहता मैंसन में नैना और नायरा दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज इतनों दिनों बाद दोनों को थोड़ा अच्छा लग रहा था, वरना विवान के डर की वजह से दोनों कभी सही से साथ में भी नहीं रहते थे। नायरा बोली, बेटा अपने आज सर को क्यों सब कुछ बता दिया। नैना अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, क्योंकि न डैड के पास जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ, यहाँ मुझे घुटन होती है। नायरा नैना की बात सुन उदास हो गई। नैना को नायरा का उदासी का रीजन नहीं समझ आया। वो नायरा का हाथ पकड़ बोली, मोम क्या हुआ, आप उदास क्यों हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नायरा नकल स्माइल करते हुए बोली, नहीं बेटा आपने कुछ गलत नहीं बोला, वो तो मैं बस। वो इतना बोलते बोलते चुप हो गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि नायरा बोलना क्या चाहती है। वो बोली, मोम आप प्लीज बताएगी कि हुआ क्या है। नायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं बस ये सोच रही थी अगर तुम चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। ये बोलते हुए नायरा की आंखों में पानी था जो कि नैना ने देख लिया। नैना नायरा के गले लगते हुए बोली, मोम मैं जहां भी जाऊंगी आप भी मेरे साथ ही चलेगी। नायरा बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी, तुम तो सर के साथ रहने वाली हो ना। नैना बोला, हाँ मैं डैड के साथ रहूंगी तो आप भी तो वहां रह सकती हो। नायरा नैना को समझते हुए बोली, बेटा मैं कैसे वहां रह सकती हूँ, वो आपके डैड का घर होगा ना। नैना बोली, तो आप भी मेरी मोम है, आपका भी उतना ही हक रहेगा उस घर पर जितना डैड का होगा। नायरा समझ गई नैना को ये बात समझ नहीं आने वाली। उसने बात को घुमा दिया और उसके स्कूल के फ्रेंड और कंपनी के बारे में बातें करने लगी। नैना को भी मजा आ रहा था, इसलिए उसने भी उस टॉपिक को छोड़ा और नायरा के सवालों का जवाब देने लगी। ऐसे ही सबकी रात काट गई, किसी की टेंशन में तो किसी की मस्ती में तो किसी की तकलीफ में। नेक्स्ट मॉर्निंग आज रोजाना की तरह ऋषभ जल्दी उठ जॉगिंग करने चला गया। उसने घिरा को भी उठाया पर कल रात पेट खराब होने की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए ऋषभ ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया उठने के लिए। वो जॉगिंग कर रहा था और साथ में सोच रहा था कि विवान की बर्बादी कैसे शुरू किया जाए। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। ऋषभ ने नो देखा तो ये किसी अननोन नो से कॉल था। उसने 2-3 रिंग के बाद फोन उठाया और हेलो बोला। पहले तो उधर से कोई आवाज नहीं आई, कई बार बोलने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो ऋषभ को गुस्सा आने लगा। वो फोन काटने ही जा रहा था कि उधर से एक वर्ड बोला गया जिसे सुनकर ऋषभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने फोन को अपने कान से हटा देखने लगा, फिर वापस लगा बोला हे लगे, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। ऋषभ ने दोबारा कई बार कॉल लगाया पर एक बार भी कॉल नहीं लगा। ऋषभ थोड़ा परेशान होने लगा क्योंकि कॉल पर जो एक वर्ड बोला गया था वो डेविड था। ऋषभ को डेविड नाम से इतनी परेशानी नहीं थी, बल्कि परेशान उस आवाज से थी। वो आवाज एकदम डेविड जैसी थी। जब दोबारा फोन नहीं लगा तब ऋषभ ने हार मन वापस अपना फोन जेब में रखा और रनिंग करने लगा और डेविड के जिंदा होने की पॉसिबिलिटीज लगाने लगा। दोपहर का वक्त विवन अपने केबिन में बैठा ऋषभ के बारे में सोच रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ऋषभ उसे कुछ करना दे। तभी उसका बॉडगार्ड गेट नॉक कर अंदर आया और विवान के सामने खड़ा हो गया। विवान उसको देख बड़े रूखे भाव से बोला, सब आ गए। बॉडगार्ड ने यस बॉस में जवाब दिया। विवान ने हम में सर हिलाया और उठकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिया। उसका बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। विवान जब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा तो वहां पर सभी लोग मौजूद थे और एक दूसरे से आज की मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। पर विवान के अंदर आते हैं सब एकदम शांत हो गए। विवान सबको घूरते हुए आके सबके बीच में अपनी किंग साइड चेयर पर बैठ गया। सभी विवान को देखने लगे कि आखिर क्या बात है जो विवान ने हमें ऐसे बुलाया। विवान ने सबको एक बार देख फिर बोलना शुरू किया, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सभी को इतनी अर्जेंटली यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया। इतना बोल के वो सबके चेहरे देखने लगा। सबके चेहरे से साफ पता चल रहा था सब ये बात जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। विवान आगे बोला, असल में मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आरके इज बैक। सब आरके का नाम सुनते ही अंदर तक कांप गए क्योंकि ऋषभ ने यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको अपने कंट्रोल में रखता था कि ये सब कोई गलत चीज इंडिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना करा पाए। विवान सबके चेहरे पर खौफ साफ साफ देख सकता था। वो बोला, बट घबराने की बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। तभी सबके बीच में बैठा एक आदमी बोला, बट विवान सर हम क्यों ना घबराए, वो आरके है, आरके 1 मिनट में हम सबको मिट्टी में मिला देगा। विवान उसकी बात सुन हंसने लगा। विवान को हंसता देख सब उसे घूरने लगे कि आखिर ये पागल हो गया है क्या जो ऐसे टेंस सिचुएशन में भी हंस रहा है। विवान हंसते हंसते वापस नॉर्मल हुआ और बोला, ऋषभ हम में से किसी को छू भी नहीं सकता क्योंकि उसकी सारी ताकत और पैसा मेरे पास है तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता। तभी पहले वाले आदमी के बगल में बैठा आदमी बोला, विवान सर आपको नहीं लगता आप गलत सोच रहे हैं, आरके की ताकत पैसा या कुछ नहीं बल्कि उसका दिमाग है जिसके दम पर उसने दुनिया जीती थी।
विवान से अपने सामने ऋषभ की तारीफ सुनी नहीं जा रही थी। वो थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने जो बोल दिया वही सही है। आरके हमें छू भी नहीं सकता, बस हमें एक चीज करनी होगी, हम सबको एकजुट होकर आरके से लड़ना होगा। सबने विवान की बात पर अपनी सहमति दी। विवान सबको कन्वेंस होता देख मन ही मन मुस्कुराने लगा और बोला, अब क्या करेगा ऋषभ। विवान ने थोड़ी बहुत आरके की जानकारी उनको दी और फिर वो वापस अपने मेंशन आ गया। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने सीक्रेट बेस में बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था, साथ ही विवान की नादानियों पर मुस्कुरा भी रहा था। ऋषभ को ऐसे लैपटॉप को देख मुस्कुराता देख घिरा बोला, भाव क्या हो गया, तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। ऋषभ घिरा की तरफ देख और भी बड़ी स्माइल करते हुए बोला, कुछ नहीं छोटे, बस एक जोकर देख लिया था जो कब से हंसाने की कोशिश कर रहा था। घिरा बोला, सच में भाव, मुझे भी जोकर देखना है। वो इतना बोल के सोफे से उठ ऋषभ के पास आने लगा। ऋषभ अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, छोटे तूने लेट कर दिया, अब तो सब खत्म हो गया। घिरा मुंह बनाते हुए बोला, भाव तू न बड़ा है बेकार है, पहले क्यों नहीं बताया। ऋषभ उसे माफी मांगते हुए बोला, ठीक है भाई सॉरी, अगली बार जब भी आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। खुश घिरा ने हाँ में सर हिलाया और वापस सोफे पर बैठ टीवी देखने लगा। ऋषभ भी बेड से उठ जाने लगा, तभी उसका फोन बजा। ऋषभ ने कॉलर आईडी देखी तो उस पर नैना कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। ऋषभ ने फट से फोन उठा लिया और बोला, कैसे हो बेटा। उधर से नैना बोली, मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे हैं। ऋषभ बोला, मैं भी एकदम सही हूँ। अच्छा तुम स्कूल से आ गई क्या। नैना बोली, डैडी मैं आज स्कूल नहीं गई, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। ऋषभ नैना की फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना, दवाई ली या नहीं, क्या परेशानी है। ऋषभ को इतना परेशान देख नैना को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मोम के अलावा भी कोई है जिससे उसकी परवाह है। वो ऋषभ को शांत करते हुए बोली, डैडी आप टेंशन न लो, मैंने दवा ले ली है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार ही हुआ था और अब मैं बिल्कुल सही हूँ। ऋषभ बोला, ठीक है पर तुम थोड़ा अपना ध्यान दो, ऐसे तबीयत खराब होना अच्छी बात नहीं। नैना ने हाँ में जवाब दिया। तभी ऋषभ को याद आया कि नैना ने उसे फोन किया था। वो बोला, बेटा कुछ काम था क्या जो आपने मुझे फोन किया था, और उस नो का कुछ पता चला जो मैंने आपको भेजा था। नैना बोली, डैड मैंने आपको इसीलिए फोन किया था कि अपने जो नो दिया था वो दुबई के किसी शेख का नो, हम अभी तक उस शेख के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए क्योंकि उनकी सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में है। ऋषभ ने हाँ में जवाब दिया, फिर बोला, अच्छा तुम अब अपना काम कर लो, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल के उसने फोन रखा और अपने फोन को दो उंगलियों के बीच फंसा गोल गोल घुमाने लग और आंखें बंद कर कुछ याद करने की कोशिशें करने लगा। तभी उसे वो नो याद आ गया। ऋषभ ने तुरंत अपना फोन खोला और वो नो डायल कर कॉल लगा दिया। पहली बार में तो किसी ने नहीं पिक किया, दूसरी बार में किसी ने फोन उठाया पर कुछ बोला नहीं। सामने से कोई आवाज ना आता सुन ऋषभ ने इधर से हेलो बोला। ऋषभ की आवाज सुन दूसरी तरफ वाले लड़के को आवाज सुनी हुई लगी। वो अपनी अधमारी आवाज में बोला, हेलो आप कौन। ऋषभ उसकी ऐसी आवाज सुन फिक्र हरते हुए बोला, सौरभ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही थी। सौरभ को पता चल गया था कि सामने कौन है। वो रोते सुबकने हुए बोला, बॉस आप जिंदा, आप कहाँ थे इतने दिनों से, आपको पता भी है आपके ना रहने से हमारे साथ क्या क्या हुआ है। विवान नैना की क्यूट सी आवाज सुन आपने सारे ख्यालों को झटका और नैना को अपनी गोद में ले बोला, जान कैसी हो। नैना झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ पर आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। विवन नैना के गुस्से का रीजन समझ नहीं हो रहा था। वो बोला, जान मैंने क्या कर दिया जो आप मुझसे गुस्सा हो। नैना बोली, डैड आपको पता भी है कि आज मेरी पीटीएम थी, सब अपने मम्मी पापा के साथ आए थे और मैं बस अपनी मम्मी के साथ गई थी। सभी बच्चे मुझे बिना डैडी को देख बोल रहे थे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब आगे विवान नैना की बात सुन थोड़ी तेज आवाज में बोला, किसने बोला ये नाम बताओ, फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नैना विवान को गुस्से में देख समझ गई कि विवान किसी ना किसी को मौत के घाट उतार देगा, इसलिए वो बात घुमाते हुए बोली, डैड ये सब छोड़ो, आपको पता है मैंने कल एक न्यू ड्राइंग बनाई, वो भी आपकी। विवान नैना की बातों में आ गया, बोला, अच्छा अपने ड्राइंग बनाई है, वो भी मेरी, मुझे भी तो दिखाओ। नैना बोली, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। वो जल्दी से विवान के गोद से नीचे उतरी और दौड़ते हुए ऊपर गई। बेटा आराम से। विवान उसे दौड़ता देख बोला, अपने कुछ खाया तो होगा नहीं, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नायरा विवान का बैग उठाते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने मीटिंग के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था। विवान अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए बोला, ठीक है तो मुझे कुछ काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। नायरा विवान से बोली और वहां से चली गई। विवान नायरा के जाने के बाद सोफे पर अच्छे से लेटकर आंखें बंद कर ली और उसके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सोचने लगा। तभी नैना अपनी पेंटिंग लेकर नीचे आ गई और विवान को जागते हुए बोली, डैड डैड आप तब तक सो भी गए, देखो मैं पेंटिंग ले आई। विवान उसका हाथ पकड़ बोला, जान मैं नहीं सोया, मैं तो बस आंखें बंद कर रखी थी। अच्छा दिखाओ कैसी बनाई है पेंटिंग। नैना ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर को विवान के हाथ में दे दिया। विवान ने एक बार स्माइल के साथ नैना को देखा, फिर उस पेंटिंग को देखा। पेंटिंग देखते ही जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। विवान उस पेंटिंग को देखते हुए बोला, बेटा तुमने ये कहाँ से देखकर बनाई। नैना अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, डैडी मैंने परसों सपने में ये देखा था तो वही मैंने बना दिया। विवान उस पेंटिंग को फलोट कर अपने जेब में रखते हुए बोला, जान इस बार तो अपने ऐसी पेंटिंग बना दी पर अगली बार से आप ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनाओगी। नैना रोनी सी सूरत बना बोली, डैड आपको पसंद नहीं आई ना, इसलिए है आप माना कर रहे हैं ना ऐसी पेंटिंग बनाने को।
विवान नैना को अपनी गोद में उठाते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोला, जान ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, पर अपनी उस पेंटिंग में मुझे किसी को मरते हुए दिखाया है, वो गलत है। आपके डैडी एक मच्छर तक नहीं मार सकते तो इंसान को कैसे मारेंगे? नैना मन ही मन स्माइल करते हुए बोली, वो तो मुझे भी पता है कि आप कितने मच्छर नहीं मार सकते। विवान नैना को कुछ ना बोलता देख बोला, जान क्या हुआ, अच्छा चलो तुम जो मन करे वो बनाना, बस मुझे बख्श दो अपनी पेंटिंग में। नैना झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ठीक है नहीं बनाओगी अब? खुश नैना का गुस्से से फुला मुंह देख विवान उसके गालों को खींचते हुए बोला, जान ऐसे गुस्सा मत हुआ करो, मन करता है आपके गालों को खा जाऊं। नैना विवान की बात सुन फट से अपने गालों पर हाथ रख बोली, नहीं मेरे गाल कोई चॉकलेट थोड़ी न है जो खा जाओगे, मैं जा रही हूँ, आपका भरोसा नहीं। वो इतना बोल के जल्दी से विवान की गोद से उतरी और ऊपर भाग गई। विवान उसे भागता देख स्माइल करने लगा, तभी उसकी नज़र किचन में काम कर रही नायरा पर पड़ी और उसे देखते ही विवान के मन में उसके साथ सब करने की इच्छा आने लगी। वो सोफे से उठा और सीधा उसके नायरा के पास गया कर उसे पीछे से पकड़ लिया। नैना अचानक से पके जाने से डर गई और हाथ में लिए चाकू को पीछे मरने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में विवान की फुसफुसाने की आवाज पड़ी, बीवी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, चले थोड़ा रूम में। नायरा को विवान की बातों का मतलब समझ आ रहा था, वो बोली, नहीं मेरा अभी मन नहीं है। विवान को न सुनने की आदत नहीं थी, वो नायरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बीवी मैं तेरे साथ जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ, तुझे माना करने का हक नहीं है। नायरा को पता था कि विवान अपने मन की हे करेगा, चाहे नायरा का मन हो या ना हो। वो चुपचाप उसकी गोद में सिमट गई। विवान सीधा उसे अपने रूम में ले गया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया और जल्दी से आके गेट बंद कर अपने कपड़े उतार नायरा के ऊपर आ सब करने लगा। वही नायरा को तो इन सब की आदत हो गई थी, वो बिना भाव के बस लेटी रही। आज विवान बहुत ज्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था जिससे नायरा को बहुत ज्यादा ही पैन हो रहा था, पर फिर भी वो बिना भाव के लेती रही। विवान का जब मन भर गया तब वो उसके ऊपर से उठा और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, अगली बार मुझे ना सुनने को ना मिले वरना इससे भी बुरा हाल होगा। नायरा बेसुध सी बेड पर लेटी हुई बस विवान को देखी जा रहा थी। विवान कमरे से निकल सीधा नीचे चला गया। वही ऊपर कमरे में नायरा वैसे ही लेटी थी, उसके आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। तभी उस रूम में नैना आए। वो अपनी मम्मी की हालत देख जल्दी से उसके पास आई और नायरा को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोली, मम्मी ये आपको क्या हुआ? नायरा नैना की बात सुन उठकर बैठ गई और नैना को अपने पास बुलाया। नैना अपने छोटे छोटे हाथ पैरों की मदद से ऊपर चढ़ी और नायरा की गोद में जाके बैठ गई। नायरा नैना को गले लगा फुट फुट कर रोने लगी। नैना को समझ आ गया था कि ये सब विवान का किया धारा है। वो नायरा को चुप करते हुए बोली, मोम बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपको इस जल्लाद से छुटकारा मिल जाएगा। नायरा नैना को और जोर से हक करते हुए बोली, बेटा प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाना है। नैना बोली, ठीक है मोम, हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे, अभी के लिए आप जाके पेश हो जाऊं वरना वो कहीं दोबारा आके न सब कुछ फिर से करने लगे। नायरा ने हाँ में सर हिलाया और कमल को लपेटकर बाथरूम में चली गई। दूसरी तरफ ऋषभ बड़ी ही तेजी से अपनी कार दिल्ली की सड़कों पर भगा रहा था। उसने कई ट्रैफिक लाइट तक तोड़ दी। वो सीधा दिल्ली के एक सुनसान जंगल में पहुंचा जहां दूर दूर तक किसी के ना आने का निशान है ना ही जाने का। ऋषभ उस जगह को देख सोच में पड़ गया कि उसे कार से नीचे उतरना चाहिए या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो यहाँ से बचकर जा भी नहीं पाएगा। ऋषभ ने एक बार फिर से लोकेशन चेक की तो लोकेशन यही की देखा रहा था। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और नीचे उतर इधर उधर देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। ऋषभ ने कॉलर आईडी देखी और फट से फोन उठा। बोला, सौरभ मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ का तुमने एड्रेस दिया था। उधर से सौरभ बोला, ठीक है बॉस, आप एक काम कीजिए, आप जहाँ खड़े हैं वहां से सीधे सीधे 50 मीटर आइए। ऋषभ 1 मिनट बोल के सीधे चलने लगा और 50 मीटर चल बोला, अब कहाँ? सौरभ बोला, बस वही खड़े रहिए। ऋषभ ने ओके बोला। थोड़ी ही देर में वो जमीन हिलने लगी। ऋषभ डर कार बाहर कूदने ही वाला था कि सौरभ बोला, वैसे ही खड़े रहिए सर। ऋषभ उसकी बात मन वैसे ही रहा। तभी वो जगह धीरे धीरे नीचे जाने लगी। ऋषभ को समझ आ गया ये कुछ और नहीं लिफ्ट है जो सौरभ के सीक्रेट प्लेस तक लेकर जाएगी। थोड़ी देर में लिफ्ट जमीन के अंदर जाके रुक गई। ऋषभ को हर तरफ बस अंधेरा ही दिख रहा था। वो बोला, सौरभ अब कहाँ? ओ यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही है। सौरभ ने एक बटन प्रेस किया कर चारों तरफ लाइट जल गई। ऋषभ अब उस जगह को साफ साफ देख सकता था। ऋषभ के सामने एक गली अंदर को जा रही थी। सौरभ ने उस पे चलने को बोला। ऋषभ बिना कुछ बोलने उस गली के अंदर सीधा सीधा चलने लगा। जब गली का एंड आया तो ऋषभ को वहां कुछ दिखा ही नहीं। वो सौरभ से बोला, सौरभ अब यहाँ से कहाँ जाओ, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। रीड माई न्यू नॉवल टशन ए महाबट। सौरभ बोला, बॉस 1 मिनट। सौरभ ने दूसरा बटन दबाया। बटन दबते ही ऋषभ के सामने जो दीवार थी वो एक दरवाजे में बदल गई। ऋषभ तो यहाँ की सिक्योरिटी देख हैरान था। वो गेट खोल अंदर गया तो अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और हॉल में सौरभ अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। ऋषभ सौरभ के पास गया और नीचे बैठ बोला, तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया? सौरभ रोते हुए बोला, बॉस विवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं बस किसी तरह उससे छुप कर यहाँ रहता हूँ। ऋषभ को सौरभ के लिए और उसकी पूरी टीम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऋषभ ये सोच रहा था कि जिस टीम के दम पर वो पूरी दुनिया हिलाकर रखता था वही टीम का हेड अब सही से चल तक नहीं सकता। सौरभ अपने आंसू पोंछते हुए बोला, बॉस आप पहली बार यहाँ आए हैं, आप बैठिए, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। ऋषभ उसे माना करते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना पीना खाकर आया हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। सौरभ ना में सर हिलाते हुए बोला, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ऋषभ सोफे पर बैठते हुए बोला, सौरभ अगर मैं यहाँ होता तो तुम्हारे साथ कभी ये सब नहीं होता, पर तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा, वो भी सूद समेत। बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सौरभ बोला, सर मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, बस आप एक बार बोलिए। ऋषभ सौरभ से हाथ मिलते हुए बोला, थैंक्स सौरभ, तू जो मेरे लिए कर रहा है शायद वो कोई नहीं करता। सौरभ ऋषभ के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, बॉस ये जिंदगी आपकी ही है और आपके लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं राजी हूँ। ऋषभ बोला, ठीक है, पर अभी तुम्हें मेरा एक काम करना है, पता करो हमारे सिस्टम से कितने और हैकर जिंदा बच गए हो, चाहे जैसी भी हालत में हो। सौरभ ऋषभ की बात सुन स्माइल करने लगा और बोला, सर मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखता हूँ। ऋषभ उसके साथ साथ चलने लगा। सौरभ उसे एक लिफ्ट से थोड़ा और नीचे लेकर गया और दरवाजे के सामने खड़ा हो उसे खोलने लगा। ऋषभ ने सौरभ की मदद करते हुए वो गेट खोला और खुलते ही अंदर का नजारा देख ऋषभ की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।